अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव व्यूज चिल्ड्रन, यानी सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं। देखिए, जब बात लिखी हो, ये कंस्ट्रक्टिविज्म अगर लिखा है, कंस्ट्रक्शन मतलब बच्चा एक्टिव है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, चाहे ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट लिखा हो चाहे ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट लिखा हो। सामाजिक संरचनात्मक या रचनात्मक पहलू की जब हम बात कर रहे हैं तो एक ही व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में आएगा, वो है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है जी। अगर रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट यहां लिखा होता तो प्याजे हो जाता। प्याजे कह रहे हैं इंडिपेंडेंटली वो एक्टिविटी करके सीख रहा है बच्चा, वाइगोत्स्की कह रहे हैं ग्रुप में सीखेगा। समझ में आ गई बात। पहला ऑप्शन है एज पैसिव रिसीवर्स, ये तो एकदम नेगेटिव वर्ड है। बच्चे को पैसिव हम नहीं रखते। क्या करते हैं, बच्चे को पैसिव नहीं रखते, बच्चा निष्क्रिय नहीं है। फिर वो कंस्ट्रक्टिविस्ट कैसा, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण कैसा जिसमें बच्चा ही पैसिव है, फिर वो कंस्ट्रक्टिविस्ट बचा ही नहीं। ठीक, तो ये तो नेगेटिव हो गया। क्या हुआ भाई, बी ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ देयर सोशियो कल्चरल कंटेंट, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होते हैं। इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, कल्चर न्यूट्रल लर्निंग कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग वाइगोत्स्की को देखते हैं और कल्चर देखते हैं एक साथ आंसर कर देते हैं। ये कल्चर न्यूट्रल अगर इसकी जगह लिखा होता ना तो इसका मतलब हो जाता सांस्कृतिक या संस्कृति तटस्थ, मतलब कल्चर जीरो है। इसका मतलब ये नहीं कि कल्चर को सपोर्ट किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, वर्ड्स से खेल जाते हैं सीडीपी में। तो इंडिपेंडेंट ऑफ देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट से स्वतंत्र है, सोशल कॉन्टेक्स्ट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा जिस समाज और जिस संस्कृति में रह रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। आप जिस समाज जिस संस्कृति में जिस जगह पर रह रहे हैं वहां की समाज और संस्कृति का या स्थितियों का परिस्थितियों का आप पर प्रभाव पड़ता है। बहुत एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो डिफरेंट निकल जाते हैं खराब सिचुएशन में भी। ऑप्शन नंबर सी देखिए, एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज। क्या हुआ, एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता के रूप में। ये बात सही है, जहां कंस्ट्रक्टिविस्ट लिखा होगा वहां बच्चा एक्टिव होगा, और एक्टिव होगा तो मीनिंगफुल लर्निंग होगी। यानी कि एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता के रूप में वो बच्चा जो ज्ञान का सृजन करता है और एक्टिवली सृजन करता है, बच्चा एक्टिव होकर के सीखता है। एज प्री प्रोग्राम्ड बाय हेरिडिटी, हेरिडिटी यानी क्या कहते हैं इसको हम, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कहते हैं। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कहते हैं। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को तो क्या किया है, इग्नोर किया है वाइगोत्स्की ने, जिसको ये सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव कह रहे हैं, वो वाइगोत्स्की की ही बात हो रही है। तो वाइगोत्स्की ने नेग्लेक्ट किया है जैविक आधार को, हेरिडिटी को। ये इनकी एक आलोचना भी मानी जाती है। अब आप सिर्फ आंसर मार्क नहीं कर सकते, अगर बाकी के तीन पूरे क्वेश्चन को एनालाइज नहीं किया तो पेपर में फंस जाएंगे फिर। ठीक है ना। तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन सही है कि एक्टिव कंस्ट्रक्टर है बच्चा नॉलेज का। ठीक, अब यहां चाहे रेडिकल लिखा होता आंसर तब भी सेम ही होता। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, आपका फेवरेट असर्शन यानी अभिकथन और रीजन वाला क्वेश्चन है। देखिए, समझिए और जानिए। असर्शन यानी अभिकथन कहता है, साउंड न्यूट्रिशन, एडिक्वेट स्लीप एंड फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट चिल्ड्रंस एबिलिटीज टू एंगेज इन सोशल इंटरेक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट्स कॉग्निटिव ग्रोथ। यानी सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि, यानी बच्चे को एक्टिविटी करने का मौका मिल रहा है, वो खेल कूद रहे हैं साथ में, इन सब, और खाना ठीक मिल रहा है तभी खेल कूदने का भी मन करेगा। शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को बढ़ा देती है। यानी अगर सब कुछ आसपास कॉन्ड्यूसिव है, बच्चे को अच्छी नींद मिल रही है, खाना मिल रहा है, फिजिकल एक्टिविटी करने को मिल रही है, तो वो ग्रुप में खेलेगा, कूदेगा, मजे करेगा। तो यानी उसका सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया इन रिटर्न उसको, उसके संज्ञान को, उसके दिमाग को बढ़ावा देगा। क्यों? क्योंकि विकास के सभी प्रकार आपस में संबंधित होते हैं। यदि शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास, पीसीएसई जिसको हम कहते हैं, ये सब सही हो रहे हैं तो संज्ञानात्मक भी सही होगा, है ना। तो इंटर रिलेटेड होते हैं विकास के चारों मुख्य पक्ष। तो इसलिए एक अगर अच्छे से हो रहा है तो दूसरे पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर हाथ में चोट लगी हुई है तो हो सकता है वो दर्द दिल पे भी रहे, है ना। मूड जिस दिन खराब है तो हो सकता है काम पर भी असर आए, तो दिमाग पर भी। ठीक, रीजन क्या है इसका, ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। कमाल हो गया, यही बात जो मैंने आपको अभी बताई वही इन्होंने कहा है कि विकास के सभी पहलू क्या हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अब ये दोनों बातें ट्रू हैं, सत्य हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सिंपल बात, सरल बात, सुंदर बात। ये तो वैसे भी आपको बहुत ज्यादा पता है, पसंद है ये ऑप्शन कि जब कुछ समझना है तो ये कर दो। हालांकि हमेशा सही नहीं होता, बट इस केस में 100% सही है क्योंकि दोनों बातें सही है और यही मतलब है। कोई कह रहा है चॉकलेट दीजिए, अभी शौर्य संग देंगे आपको चॉकलेट, ये स्कूल से लेके आए हैं आज।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और तब जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा सा सवाल है, लेंदी तो होते ही हैं सीडीपी के क्वेश्चन, है ना। देखिएगा, पोल नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है यार पोल, कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल आ रहा है। हमने डिनर नहीं किया, इतनी तेज भूख लगी है पोल के चक्कर में, ऐसे कैसे नहीं है? वरना सौरभ भैया आज हमें चाय पिलाते, निशा दीदी तो गायब हैं। पोल मिल तो रहे साथ में, साधना हैप्पी चिल्ड्रंस डे भाई। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गजब गजब गजब। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये समझेंगे। एज सुन एज सुनीता बिगेन टू वॉक, यानी जैसे ही सुनीता ने चलना शुरू किया, शी वुड डांस व्हेनेवर शी हर्ड म्यूजिक, उसको कहीं से धुन सुनाई देती और वो नाचना शुरू कर देती। जैसे ही उसने अपने पैरों पे खड़े होना शुरू किया, चलना शुरू किया, वैसे ही जब उसको म्यूजिक सुनने को मिलता है तो वो कुछ 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 करना शुरू कर देती। ठीक है बात। हर पेरेंट्स क्लैप्ड व्हेन शी डांस्ड एंड एनकरेज्ड हर टू इमिटेट डांसिंग बाय चिल्ड्रन ऑन द टीवी शोज। उसके पेरेंट्स ने जब ये देखा भैया हमारे बच्चे में ये कुछ क्षमता सी है, तो क्या करा, उन्होंने तालियां बजाई, वेरी गुड, शाबाश, अरे बेटा तुम रियलिटी शो देख के ना डांस की प्रैक्टिस किया करो। क्या किया, एनवायरमेंट ने जो हेरिडिटरी एबिलिटी उसके अंदर क्षमता थी, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था अंदर से, उसको बढ़ावा दे दिया। बात तो सही है। सून सुनीता स्टार्टेड टू डांस क्वाइट वेल, कुछ ही टाइम की बात थी, सुनीता ने आग लगा दी, मतलब सुनीता बहुत अच्छा डांस करने लग गई कुछ ही समय में। कितना लेंदी है लेकिन आसान है ना तानिया, आसान है। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन। विकास आनुवंशिकता और परिवेश दोनों के बीच की अंतःक्रिया है, यानी विकास गुणनफल है प्रकृति एवं पोषण का, हेरिडिटी एवं एनवायरमेंट का। ठीक है जी, आनुवंशिकता और वातावरण का। अगर एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, अगर टीवी शो कभी दिखाया ही नहीं, म्यूजिक कभी सुना ही नहीं एनवायरमेंट में, कहां से डांस करेगी? और माँ बाप ने एनकरेज किया, कुछ बच्चों को दबा दिया जाता है, अरे ये डांस करना कोई तुम्हारा काम है, मत करो, ये खराब बात है, तो नहीं हो पाता डेवलपमेंट। तो हेरिडिटी यानी उसके अंदर वो आंतरिक क्षमता, वो हेरिडिटरी भी थी चीजें, और क्या था, एनवायरमेंट भी वैसा मिला। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सौमीन कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ही काफी हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा आंसर यही होगा, ये भी याद रखिएगा। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करते हैं, हमने दिमाग में रटा हुआ है हे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। क्वेश्चन ने पूछा जी आंखों का जो आपका रंग है वो कहां से ज्यादा निर्धारित होगा, आपकी हाइट किससे ज्यादा निर्धारित होगी, इंटेलिजेंस पे किसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, आंसर होगा हेरिडिटी। लेकिन हमने तो रट्टे लगाए हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट होगा आंसर। तो ऐसा नहीं करना है कि बस ऑप्शन देखा खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। ठीक है ना। मॉर्निंग में आप लाइव क्लास क्यों नहीं लेते, जया अभिमन्यु कह रहे हैं। चलिए जया, मैं एक बार प्लान करती हूँ कि 2 क्लास रख पाए, मॉर्निंग तो नहीं बट हाँ आफ्टरनून में भी अगर हो पाए तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, 1 नंबर में फंसा देगा आपको। ये तो किस्मत अच्छी है आपकी कि ए ऑप्शन भी इन्होंने सही दे दिया। डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, जी नहीं, कॉन्टिन्यूअस होगा। डिसकॉन्टिन्यूअस किसके अकॉर्डिंग होगा, प्याजे चचा के अनुसार। आज मैंने देखा था कोई तो कॉमेंट आया था, तो उन्होंने अपना नाम ही लिख रखा था, प्याजे चचा स्विट्जरलैंड वाले। देख रहे हैं, इतने क्रिएटिव लोग हैं जिसकी कोई हद नहीं है हमारे चैनल पे। अगर हम बात करें डेवलपमेंट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, भाई प्रिडिक्टेबल होता है, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। सुबह उठे हाथ इतना लंबा निकल गया, पता ही नहीं चला, लग रहा है कि भाई साहब डर लग रहा है देख के। अनप्रिडिक्टेबल ऐसा नहीं होता कि आज बच्चा इतना सा था और कल इतना बड़ा हो जाएगा अचानक से, माँ बाप ही भाग जाएंगे। ठीक, डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड सोनली बाय हेरिडिटी, यानी सिर्फ हेरिडिटी निर्धारित करती है, जी नहीं। कुछ पक्ष जो है विकास के वो ज्यादातर प्रभावित होते हैं हेरिडिटी से, जैसे आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का टाइप, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर और भी कुछ ऐसी चीजें, आपकी बुद्धि। लेकिन एनवायरमेंट से कुछ और ज्यादा पक्ष, जैसे न्यूट्रिशन, एजुकेशन, और दोनों मिलके चलते हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें सिर्फ हेरिडिटी कारगर है, लेकिन किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा प्रभावी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां एनवायरमेंट नहीं है, लेकिन हेरिडिटी ज्यादा प्रभावी हो गई। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इंडियन वर्जन ऑफ प्याजे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम। अब आप पोल में जवाब देंगे खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है, चिल्ड्रंस डे है, हंसेंगे। ठीक है जी। चलिए, करियर पर मस्त क्लास हुई है आज तो, हमने इतने मजे लेके क्लास की है, बस हद नहीं है। देखिएगा, अगर हम बात करें आज तो देखिएगा, आज चिल्ड्रंस डे, मूड पूरा सही है, और अब मूड सही रहेगा यार पेपर तक। अब तो आपका उत्साह बढ़ा के रखने का टाइम है, मूड जाए तेल लेने। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें ए ऑप्शन 63% लोग कह रहे हैं, प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम।
प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होती है? प्राथमिक सामाजिकरण सबसे पहले कहां होता है? परिवार में। और परिवार में कब प्रकट होते हैं आप? जन्म के समय से ही, है ना। तो परिवार में प्रकट जब आप हुए वो था जन्म आपका, और जन्म 0 to 2 years इन्फेंसी कहलाता है। ठीक है जी। और ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेवलपमेंट वूम्ब टू टूम्ब जाता है, यानी गर्भ से कब्र तक विकास की प्रक्रिया चलती है। लेकिन सामाजिकरण जो है वो गर्भ से नहीं चल रहा है ना, कि आंटी के पास बैठना बच्चा गर्भ में ही सीख गया कि बातें करनी होती है, बहुत मजा आता है ना, ये नहीं करना। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो जन्म से शुरू होती है, जन्म से पहले शुरू नहीं होती, वूम्ब से शुरू नहीं होती, जन्म से। और ये भी जीवन पर्यंत चलती है, क्योंकि आप अलग अलग, समाज बदलता रहता है टाइम के साथ, आप बदलते रहते हैं, नियम कायदे कानून बदलते रहते हैं। आज आप यहां नौकरी कर रहे हैं, कल कहीं और जाएंगे, परसों कहीं और जाएंगे, किसी और से मिलेंगे, है ना। तो ये क्या है? सोशलाइजेशन हमारा होता रहता है जीवन पर्यंत, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन जन्म से शुरू होती है। और जन्म कहां है? यहां पर इन्फेंसी। और ये जो शुरू के 3 साल है इसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन होगा, फिर आप दुनिया में जाते हैं और सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, जैसे कि स्कूल। समझ गए? नोट्स के बारे में मैंने अभी बता दिया है वरुण, आप पीछे कर सकते हैं वीडियो, है ना। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। एडोलेसेंस चलता रहता है, चाइल्डहुड चलता रहता है, अडल्टहुड हमेशा चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सामाजिकरण, कि समाज में कैसे रहते हैं, समाज के क्या नियम कायदे कानून तौर तरीके हैं। पहले पुराने जमाने में हम पिक्चर बोलते थे, आज हम मूवी बोलते हैं, कल कुछ और बोलने लग जाएंगे। मतलब समाज में परिवर्तन आ रहा है, चाहे वो भाषा के रूप में हो, चाहे किसी और रूप में हो। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फैमिली प्राइमरी सोशलाइजेशन, और सेकेंडरी क्या है? स्कूल। याद रखना है, बाकी सब तो मैनेज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। पियाजे चचा स्विट्जरलैंड वाले आ चुके हैं। देखिएगा, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विल, यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है जीन पियाजे का, उसके आधार पर शैक्षणिक तकनीक में से कौन सा एक सही होगा। यानी आप वो टीचर हैं जो पियाजे को मानते हैं, पियाजे की थ्योरी में बिलीव करते हैं, तो आप कैसे करिकुलम डिजाइन करेंगे या आप कैसे पढ़ाएंगे? आपके पढ़ाने में, आपके टीचिंग मेथड में, करिकुलम में क्या अप्रोच होगी यदि आप पियाजे को क्या करते हैं? मानते हैं, नमस्ते करते हैं, चचा कहते हैं। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें बी ऑप्शन 56% लोग कह रहे हैं। देखेंगे, फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन रोट मेमोराइजेशन। देखिए पियाजे क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। वो बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं, नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं। तो जो व्यक्ति नन्हा वैज्ञानिक कहेगा वो रटने की बात क्यों करेगा? है ऐसे तो कोई मजबूरी नहीं है कि पियाजे को ये भी कहना पड़े कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं और फिर क्या करना पड़े? रटवाने को भी कहना पड़े। तो ये तो हिपोक्रेसी हो जाएगी, है ना। हिपोक्रेसी की भी और सीमा होती है। ठीक, तो ये तो हम हटा देंगे। रट के याद करना तो कभी भी सही होगा नहीं। कंसिडर चिल्ड्रंस एज वाइल डेवलपिंग करिकुलम, यानी बच्चों की उम्र को ध्यान में रखना जब आप क्या बना रहे हैं? पाठ्यचर्या बना रहे हैं। पाठ्यक्रम नहीं होगा, हिंदी में पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस होगा, लेकिन यहाँ करिकुलम है, सिलेबस पार्ट होता है करिकुलम का। तो जब आप करिकुलम बना रहे हैं तो एज अप्रोप्रिएट होगा। 7वीं क्लास का क्या सिलेबस होगा? ये उसकी एज, कि भैया अब इसमें लॉजिक आ चुका होगा, उस हिसाब से डिसाइड होगा। एक तीसरी क्लास के बच्चे का क्या सिलेबस होगा? उसकी एज के अनुसार कि क्या क्षमताएं उसमें उस टाइम पे आ जाती हैं। तो ये बात तो सही है, पियाजे तो एज को महत्व देते हैं, स्टेज को महत्व देते हैं, इसीलिए तो स्टेजेस दिए उन्होंने। बिल्कुल सही बात है। फिर भी बाकी के 2 ऑप्शन पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटेंट फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। जब पियाजे की स्ट्रीट बोल रही हूँ, स्टेजेस में कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाता है। दुनिया में बच्चा पहले मूर्त चीजें जिनको वो टच फील कर सकता है, जैसे ये बॉटल मूर्त है ना, आप मुझे देख पा रहे हैं, मूर्तता है इस चीज में। लेकिन जब मैं कहूं कि सोचो बिटकॉइन के बारे में, या सोचो प्यार के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में, ट्रस्ट के बारे में, ये सब चीजें कहाँ हैं? दिमाग में हैं, एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट कोई नहीं जाता, मूर्त से अमूर्त जाया जाता है, ना कि अमूर्त से मूर्त। ये खराब बात हो गई। ठीक, हम जाएंगे मूर्त से अमूर्त। ठीक, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाया जाता है, बेसिकली सरल से कठिन की ओर। डी ऑप्शन है कंसिडर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। भैया ना पियाजे बात करते हैं रिवॉर्ड की, ना वाइगॉस की बात करते हैं। रिवॉर्ड और पनिशमेंट किसका खेल है? बिहेवियरिज्म का, जो जनरली हम पढ़ते भी नहीं है सीटेट में। व्यवहारवाद, जिसमें पैवलव, थॉर्नडाइक, स्किनर, हल और भी जेबी वॉटसन, इस तरह के सैकड़ों लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं इसी बात पे। इसी बात पर हम आगे बढ़ेंगे। आंसर था बी ऑप्शन। जल्दीबाजी हमें है नहीं, क्योंकि जीवन में जल्दी करके जाएंगे कहां। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग which are organized systems of action or thought that allow us to mentally represent the objects and events in our world are called dash।
यानी जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, यानी हमारे दिमाग में जो रिप्रेजेंटेशन है दुनिया की वो क्या कहलाती है, मतलब इसको आप क्या कहेंगे, जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी चीजें आपके दिमाग में फीडेड हैं, आप मुझे पहचान पा रहे हैं, आप पियाजे को पहचान पाएंगे फोटो देख करके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके स्कीमा में, आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम्स में, आपके ब्रेन में, आपकी प्रीवियस नॉलेज में पियाजे कहीं ना कहीं हैं। ठीक, तो इसको स्कीमा कहते हैं। ZPD तो पियाजे का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स होते हैं कि आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करते हैं। रिफ्लेक्सेस होते हैं आपकी अनैच्छिक क्रियाएं, पलकों का झपकना, और बच्चे में बहुत सारी दिल का धड़कना, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है। रूटिंग रिफ्लेक्स बिबिन्स्की होता है, बट इतना आपको डीप में जाना नहीं है, सर में दर्द हो जाएगा आपके। ठीक, तो जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, जो विचार और वस्तुओं को, घटनाओं को हमारी दुनिया, हमारे मानसिक रूप में प्रस्तुत करते हैं, हमारे दिमाग में एक जो दुनिया है उसी को स्कीमा कह रहे हैं हम। ठीक है, ये क्या है, पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपके ब्रेन में फीडेड है कि भैया ये CDP का स्कीमा है, इसमें EVS है, इसमें CTET है, इसमें प्यार है, इसमें ब्रेकअप है, वॉट एवर इट इज, ये स्कीमा है आपके ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन फीडेड है। आगे बढ़ेंगे, ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बहुत ही बढ़िया ब्रो, वेरी गुड। कमजोर लग रहे हो, खाना नहीं खाते हो आजकल? नहीं, ओके। चिल्ड्रंस डे है तो फायदा उठाओगे, कुछ भी कहोगे हैं। अभी 2 मुक्के लगा देंगे, रोओगे फिर। हम सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पढ़ाते हैं, अपनाते नहीं हैं। देखिएगा देखिएगा, समझिएगा, जवाब दीजिएगा। आपको चॉकलेट भिजवाएंगे, मीटअप में मिलेंगे, डोंट वरी। देखिएगा, लाइक शेयर करना आज आप भूल गए, अगर कहना भूल गए हैं तो आप करना भी भूल गए। देखिएगा, हु प्रपोज्ड दैट सोशल इंटरेक्शंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग बेसिक मेंटल कैपेसिटीज इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस, यानी किस सिद्धांतकार ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में, कुल मिला के बात यह है कि आपके संज्ञानात्मक विकास में बढ़ोतरी होती है जब आप समाज में लोगों में इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं तो हमारी समझ विकसित होती है जब हम वाद विवाद डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना शबाना? तो जब हम डिस्कशन, चर्चा परिचर्चा, यानी जब हम समाज में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा संज्ञानात्मक विकास, हमारी सोचने, समझने, सीखने, जानने, इमेजिनेशन, मेमोरी, हर चीज अच्छी होती है, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं कि हमारी दुनिया की समझ, हमारी मानसिक क्षमताएं बेहतर होती है। क्योंकि सोशल इंटरेक्शन लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे आप। BPL से याद रखेंगे, SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 फैक्टर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वाइगोस्की की भाषा में। सही है, स्किनर को कोई पढ़ी नहीं है समाज वमाज की। लॉरेंस कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं क्योंकि ये बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी, इनको रिवॉर्ड, पनिशमेंट, कंडीशनिंग, इनकी बातें पता है। हार्वर्ड गार्डनर अपना बहुबुद्धि की बात करेंगे, इनको क्या लेना देना सामाजिक इंटरेक्शन से। तो ये तो एक ही व्यक्ति हैं, लेव वाइगोस्की, जो ऐसी बातें करते हैं बहकी बहकी सी। ए ऑप्शन है सही, मतलब अच्छी बात करते हैं ये, नो डाउट। एक और क्वेश्चन है वाइगोस्की जी से, देखिएगा, जवाब दीजिएगा और फिर हम इतने आपका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दीपा धिमन कह रही है, मैम यहाँ जब आप क्लास लेती हो तो क्वेश्चन सब सही होते हैं, बट प्रीवियस किया तो ओनली 19 या 20 सही है और टोटल 63 आए हैं, कैसे क्लियर होगा मैम? दीपा, आपको नोट्स दिए जाएंगे, मुश्किल से 100 पेज के नोट्स होंगे सारे सब्जेक्ट मिला करके, वो भी मैं मैक्सिमम बढ़ा के बता रही हूँ आपको। तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, बार बार पढ़ लीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा और क्वेश्चंस यहाँ जो चल रहे हैं इनको प्रैक्टिस करिए। साथ में प्रीवियस ईयर खुद भी लगाइए। उसके 2 रीजन है, जब आप खुद से करते हैं तो नहीं होता। पहला रीजन ये है कि आपकी प्रैक्टिस में कमी है, दूसरा आप पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं। पढ़ के अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब प्रैक्टिस पहले से कम की होगी, तभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो पढ़ के समझना जरूरी है क्वेश्चन को। और यहाँ थोड़ा स्कैफोल्डिंग होती है, आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ा हुआ रहता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस को बढ़ा के खुद से भी अटेम्प्ट करना है। तो हाँ कि ठीक है, देखती हूँ, मेरे को पता है, सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है, तो वो अटेम्प्ट करना है और समझ के, पहले क्वेश्चन समझ लेंगे, हमारी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। तो पढ़ के समझने की दिक्कत है। और यहां भी सेशन अटेंड करोगे तो पढ़ के समझना अपने आप अच्छा हो जाएगा, आपकी थॉट प्रोसेस मेरी थॉट प्रोसेस से अलाइन हो जाएगी कि पढ़ के कैसे समझा जाता है क्वेश्चन को। ठीक है ना? तो वो समय लगेगा, इसी बात के तो पैसे हैं, वरना हम तुम्हारे जैसे हैं। वाह, गजब, 1 नंबर पीजिए।
चिल्ड्रंस डे पे सब कुछ माफ है, कोई बात नहीं। देखिए मतलब कोई पैसा नहीं है, ये फ्री में पढ़ाया जाता है, ये सब बातें फ्री में डिस्कस हो रही हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज, बस जोक था, बोलना था, अच्छा लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन लेव वाइगोस्कीज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि कौन सा एक जो ऑप्शन है सिद्धांत है वो वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित है, बताइएगा फटाफट से। इससे पहले कि आप लोग ज्यादा हंसें, घर में ज्यादा हंसना नहीं है। आज मेरा कजन आया था तो वो कह रहा था कि दीदी मैं फलाने सर की वीडियोस देखता हूँ, तैयारी कर रहा होगा एसएससी वगैरह की, तो वो हंसाते हैं बीच बीच में। तो उस चक्कर में क्या होता है, पापा जी पीछे से पूछते हैं भाई तू पढ़ रहा है कि कुछ और कर रहा है। तो घर वालों को भी आप सुना सकते हैं, हम बीच बीच में बस थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे इसलिए हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। और चिल्ड्रंस डे है, कोई रोक नहीं सकता हमें आज। देखिएगा अगर हम बात करें 53% लोग जो है वो ए उत्तर सही दे रहे हैं, यानी रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक अध्यापन। आप लोग तो स्मार्ट हो गए हैं यार, 53% भी दे रहे हैं, अब तो हमें इसी में सब्र हो जाता है। ठीक, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात स्किनर करते हैं, और कंडीशनिंग जहां आ जाए मतलब समझ जाइएगा आपके काम का नहीं है, ये बिहेवियरिज्म है, व्यवहारवाद है। एक्सपोजिटरी लर्निंग होती है, बच्चे के दिमाग में भर दिया आपने, तो ये तो वैसे भी एक्टिव नहीं होगा। और वाइगोस्की ने तो ऐसी बात ही नहीं की, रटने की बात तो वाइगोस्की सपने में भी नहीं करेंगे, पाप हो जाएगा। रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक अध्यापन, यानी ये क्या है, पारस्परिक शिक्षण या अध्यापन कहते हैं कि बच्चा, जब आप क्लास में होते हैं तो टीचर बच्चे से सीखता है, बच्चा टीचर से सीखता है। टीचर से सवाल पूछा, फिर डिस्कस हुआ, फिर प्रिडिक्ट की चीजें, तो इंटरेक्शन के थ्रू सिर्फ टीचर ही बच्चों को नहीं सिखाते, बच्चों से सीखते भी हैं। तो रेसिप्रोकल टीचिंग है ये कि एक दूसरे से सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। ये वाइगोस्की ने इसके बारे में बात की है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिएगा पियाजे और वाइगोस्की की जब बात होती है, और अगर गलती से भी ये रोट मेमोराइजेशन लिखा हो, दिमाग में कहीं रख लीजिएगा, जब बात पियाजे या वाइगोस्की की हो रही है, ठीक, पियाजे और वाइगोस्की की हो रही है। मैं सिर्फ मजाक के लिए एक उदाहरण ले रही हूँ, दिल पे ना ले जाएं। यहाँ पे आजकल लोग इंटरनेट पे इतने ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मिस कर जाते हैं कि सही बात को भी गलत बना देते हैं। तो लेकिन फिर भी जब आप एग्जाम्पल तो देना ही, अब दिमाग में आया तो क्या करें। तो पियाजे और वाइगोस्की के लिए रोट मेमोराइजेशन ऐसा है जैसा एक वेजिटेरियन व्यक्ति के लिए गलती से भी कहीं नॉन वेज या तो आसपास भी दिख जाए या गलती से वो टेस्ट कर ले या कुछ भी, है ना, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पियाजे और वाइगोस्की जी का यदि रोट मेमोराइजेशन लिखा है, रटने की बात अगर हो गई, तो ये तो उनके एग्जिस्टेंस के ही ऑपोजिट है ना। ये एकदम ऐसी बात है जो बिल्कुल ऑपोजिट है, जो सिद्धांतों पे जीवन जी रहे हैं पियाजे और वाइगोस्की। तो याद रखेंगे, रटने की बात, पैसिव होने की बात अगर पियाजे और वाइगोस्की कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, समझ जाइए धर्म भ्रष्ट। ना 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 ना, कुछ नहीं करना है, ऐसे जवाब बिल्कुल नहीं देने जब तक नॉट ना लिखा हो, समझ गए। अगर वाइगोस्की और पियाजे के अनुसार क्या नहीं होना चाहिए, तो आप लिखेंगे रोट मेमोराइजेशन और पैसिव लर्निंग। अदरवाइज पियाजे और वाइगोस्की हैं और रोट मेमोराइजेशन और पैसिविटी है, भाग जाइए वहां से, वो आंसर नहीं होगा। ठीक, तो ए ऑप्शन सही था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, एट विच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग की थियोरी मैंने यूट्यूब पे भी कराई हुई है, अभी नोट्स में फिर से आएगी, फिर से हम चर्चा करेंगे यूट्यूब पे। आपको लग रहा होगा कि क्या हम पढ़ेंगे, थियोरीज पढ़ेंगे? यस, हम पढ़ेंगे, है ना। देखिएगा, इंतजार का फल मीठा होता है। देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार जो मॉरल रीजनिंग है, यानी नैतिक तर्कना है या नैतिक तर्क है, इज अ चाइल्ड हु रीजन्स दैट हाइंस शुड ओबे द लॉ as it is his duty as a citizen, and if no one is allowed to steal, even Heinz should not be allowed। यानी कोहलबर्ग कह रहे हैं, कोहलबर्ग के अनुसार उनकी जो मॉरल डेवलपमेंट की थियोरी है, नैतिक विकास की थियोरी है कि क्या सही है और क्या गलत है, किस बात पर निर्धारित होगा। तो जब हम उनको देख रहे हैं यहाँ पे, तो कहा है कि कोई बच्चा है जिसका नैतिक चिंतन का जो स्तर है वो यह है कि वो तर्क देता है। भाई तर्क के आधार पर सही गलत डिसाइड हो रहा है ना। एक व्यक्ति चोरी कर रहा है और वो अपने आप को तर्क दे रहा होगा कुछ, तो तर्क क्या है? तर्क यह है कि हाइंज कौन था? एक व्यक्ति था, मॉरल डेवलपमेंट की डिलेमा थी, एक दुविधा थी जो कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने पेश की थी। कहानी थी कि हाइंज की वाइफ की डेथ होने वाली थी, एक ही व्यक्ति था, एक ही केमिस्ट था, एक ही जगह थी, एक ही लैब थी जहां से जान बचाई जा सकती थी। वो दवाई फेटल डिजीज हो गई थी, जानलेवा बीमारी जिसको हम कहते हैं, अगर दवाई मिल जाएगी तो ठीक हो जाएगा। वो गया बेचारा भाग के कि जी दे दीजिए भाई साहब, आपके पास दवाई है। उन्होंने कहा जी 10 रुपए की बनी है लेकिन लेंगे 1000 रुपए। तो कह रहा जी 100 गुना। ये क्या बात हुई कि ऐसे ही होता है, हमें आपको नहीं पता। तो उसने कहा कि यार अभी 900 ले लो सबसे, यार रिश्तेदार सबसे उधार मांगा और सब कुछ किया, बट 1000 नहीं हो पाए।
और उससे कम में वो देने को तैयार नहीं था, यानी वो ऑलरेडी ही इतना प्राइस बढ़ा के ले रहा है, वो भी सही नहीं अगर देखा जाए तो। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते बचते थे, या तो वो अपनी बीवी को बचा ले, अपनी वाइफ को बचा ले, अपनी पत्नी को बचा ले, और जो भी आप कहेंगे, ठीक, धर्म पत्नी को बचा ले अपनी, चोरी करके उसकी दुकान से, या फिर मरने दे उसको, क्योंकि दवाई तो मिलेगी नहीं। तो उसने चोरी कर ली फाइनली। अब यहां बच्चा कह रहा है चोरी नहीं करनी चाहिए थी हाइंस को। एक बच्चा है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे हाँ सही किया जी, सही किया, है ना, कोई बात नहीं, जान बचा ली, वो भी तो गलती कर रहा था। कुछ अभी एक बच्चा है वो कह रहा है कि गलत है ये, क्योंकि चोरी करना कानून का पालन ना करना है। हर व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य था हाइंस का कि वो चोरी ना करे और खुद भी ना करे उस चीज को। ऐसा करने की स्वीकृति किसी भी स्थिति में नहीं दी जा सकती, यानी चोरी करना बुरी बात है, चाहे किसी की जान जाए, कुछ हो जाए। मतलब रूल्स आर रूल्स, समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि इससे क्या मिलेगा। नवल किशोर सिंह, ये नहीं लिखा कि पनिशमेंट मिलेगी इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये रूल है, लॉ है। ये एक रूल और लॉ को मिला के मैंने पता नहीं क्या ही बोल रही थी। तो रूल है, लॉ है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। याद कीजिए, फोर्थ स्टेज, 60% लोग सही दे रहे हैं आंसर। द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन होता है टिट फॉर टैट। अच्छा, तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, है ना, तूने मुझे लंच नहीं दिया, कल को मैं अपना चॉकलेट नहीं दूंगा, मेरे पास जब स्पेशली आएगी, पापा लाएंगे लद्दाख से, ठीक है, या मम्मी, वॉट एवर इट इज। कल आपको बहुत मिस कर रहे थे, कहाँ चले जाते हो आप, रोज आया कीजिए, हम लोगों का मन लगा रहता है। पोल वाली मैडम है फिरदौस, पोल वाली मैडम नहीं आई है, भैया आए हैं, मैडम गई हुई है मजे करने। द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, और कल मैं छुट्टी पे थी यार, बहुत दिनों से भागम भाग थी। द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, ये तो टिट फॉर टैट है, ये तो गलत है। यहां तो बात ऐसी होती तो फिर कह देता हाँ इसने चोरी कर लिया, अच्छा किया, ये किया, वो किया। लॉ एंड ऑर्डर एकदम सही है, रूल्स आर रूल्स, यानी कानून और व्यवस्था, यानी लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। यदि एक व्यक्ति भी लॉ को ब्रेक करेगा, एक व्यक्ति भी रेड लाइट जंप करेगा, तो फिर सब करेंगे। ये तर्क है यहाँ पे, फोर्थ स्टेज का तर्क है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के साथ साथ एक चीज होती है इंडिविजुअल राइट्स। तो यहां पे ये तर्क नहीं होता, व्यक्ति कहता कि इंडिविजुअल का भी राइट है, अगर समाज में नियम की जरूरत है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे हो सकते हैं जहां इंडिविजुअल अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। पनिशमेंट इन ओबीडियंस तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां तो, क्योंकि हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सजा मिलेगी, मतलब सजा ना मिले तो कर लेनी चाहिए, तो वो वाली स्टेज तो नहीं है ये। वो तो कह रहा है चोरी करना ही बुरी बात है, किसी को नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज में पूरा नियम खराब हो जाएगा अगर चोरी होगी तो। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट में आपको पोल वाले भैया से मिलवाएंगे। हमने पोल वाले भैया को कोई रिश्वत नहीं दी है, बट दे देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, मतलब प्यार मोहब्बत वाली रिश्वत, दिल पे मत ले जाना। कुछ लोग इतने सिद्धांतवादी हो जाएंगे अभी, 10 रुपए बस सस्ते में बिक जाते हो यार, छोड़ो। कुरकुरे यार मैंने भी नहीं खाए, बहुत टाइम हो गया, प्लास्टिक ही है, छोड़ो यार, क्या है। देखिएगा, पहले आप जवाब दीजिए इतने क्वेश्चन नंबर 10 का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग लाइक शेयर करना भूल गए वो कर लीजिए। बताइएगा। ए है 73% लोग, क्या कह रहे हैं? Which of the following approach is in line with the principles of child-centered education? Child-centered education याद करिए, CCL, क्रिएटिव बच्चा, क्यूरियस बच्चा, लर्निंग एबिलिटी रखने वाला बच्चा। ठीक है, ये आपको सारे फंड दिए हुए हैं, हर एक थ्योरी में लगभग मैंने छोटे छोटे निमोनिक्स दिए हुए हैं कि बच्चा क्या है, क्यूरियस है जन्म से ही, जिज्ञासा रखता है, रचनात्मकता की क्षमता है और लर्निंग की एबिलिटी है। बच्चे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक्टिवली उसको नॉलेज को बिल्ड करना चाहिए। बच्चे के अनुसार शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा है, अनुसार भी नहीं तो सेंटर में रख के। तो स्कूल शुड अकाउंट फॉर ईच स्टूडेंट्स पर्सनल नीड्स एंड इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि को जाने, क्योंकि बच्चा क्रिएटिव है, क्यूरियस है, लर्निंग की एबिलिटी रखता है। सही है। बी ऑप्शन है एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन इंस्ट्रक्शंस थ्रू लेक्चर्स ओनली। तो बोर हो जाएगा बच्चा, पैसिव हो जाएगा बच्चा। जहां पैसिव है, निष्क्रिय है, ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो वो खराब ऑप्शन है। ऑल द स्टूडेंट्स शुड मीट द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स बाय द टीचर। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मतलब सबके लिए एक जैसा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। एक वर्ड है, बार बार दिमाग में बिठाइएगा, जल्दबाजी में मत रहिएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पता नहीं कितने कर लें और कॉन्सेप्ट्स पता ना हो। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये दिमाग में बिठा लीजिए बार बार। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात आए, चाहे ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के चैप्टर की बात आए, ये दोनों में काम करेगा। यानी जहां बच्चे को सेंटर में रख के पढ़ाया जाएगा, वहां उसको यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन से काम नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सबके लिए एक जैसा, तो सबको एक डंडे से नहीं हाँकना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, सबकी नीड्स अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग है, सबका एप्टीट्यूड अलग है, इसको विभेदी अनुदेशन कहते हैं। यानी बच्चों की नीड के अनुसार शिक्षा देना। डिफरेंशिएटेड का मतलब ये नहीं आप बच्चों में अंतर कर रहे हैं
कि तुम पसंद हो तुम नहीं पसंद हो, उनकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाने में डिफरेंस लेकर के आ रहे हैं। विभेदी अनुदेशन, ठीक, क्योंकि जब बच्चे अलग हैं तो पढ़ाने के तरीके भी अलग होने चाहिए आपके पास। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन जो है इनसे बचिएगा अगर बच्चे को सेंटर में रखना है, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब हो गया सबके लिए एक जैसा। मेथड सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता, कपड़े एक जैसे हो सकते हैं स्कूल में, मेथड एक जैसा होगा तो वो अच्छी शिक्षा नहीं मानी जाएगी। तो विभेदी अनुदेशन चाहे चैप्टर हो सीसीएल यानी चाइल्ड सेंटर्ड, सीसीई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, वैसे सीसीई आप कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव याद रखिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो चाहे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो चाहे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, दोनों में याद रखेंगे कि डिफरेंशिएटेड होना चाहिए ना कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होने चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए एक जैसा, ये नहीं करना हमें, ठीक। फिर तो रोबोट्स हो जाएंगे बच्चे। डी ऑप्शन है स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न फॉर एग्जाम्स। मोटिवेशन कौन सी अच्छी होती है, आज भी हम बैच में भी कर रहे थे, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल मोटिवेशन अच्छी होती है, जो अंदर से बाहर जाए, जिसका रीजन बाहर ना हो, जिस काम को करने का रीजन अंदर हो। ठीक है जी, शिफा गुप्ता सही है बात, समझें आगे बढ़ें। देखिएगा वो दिख जाएगी ना भाई, यहां क्या था देखा नहीं, आया भी तो नहीं रहा यहाँ। दिल से आपको प्रणाम, यार तुम डिस्टर्ब मत किया करो शौर्य बीच में, अगर नहीं देखा तो नहीं देखा। दिल से आपको प्रणाम मैम। करियर लैब का मॉक लैपटॉप पर शो नहीं करता है बट वीडियो सारा देख पाता हूँ, कॉल भी नहीं लग रहा है ऐप में, प्लीज हेल्प। विश्वकर्मा जी अभी हम डिलीवर कर देंगे, आगे ये बात बता देंगे टीम को, और उदय सर को भी बोल दीजिएगा कल अगर मौका लगे तो बिल्कुल ये सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है जी, धन्यवाद बाकी आपके प्यार और सम्मान के लिए। ए ऑप्शन यहाँ एकमात्र सही था कि बच्चे की पर्सनल नीड्स और उसके इंटरेस्ट यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 एक्चुअली फ्लो खराब हो जाता है ना बीच बीच में, चलो जरूरी है आपके क्वेश्चंस भी बट स्टिल ले लेते हैं जितने दिख जाते हैं। सारे क्वेश्चंस तो देख ही नहीं पाऊंगी मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तब भी, बट ठीक है, पूरे दिन वेट करते हैं इस क्लास का, हम एक और क्लास लगा देंगे आपके लिए। आजकल आप प्यार मोहब्बत की बात ज्यादा करती हैं, माही प्यार मोहब्बत एक अच्छी चीज है जीवन जीने के लिए। प्यार मोहब्बत का मतलब आपका गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं है ना, वो किसी से भी हो सकता है, नॉर्मल आप लोगों से मुझे है ना, भाई बहन हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, किताबें हो सकती हैं, दुनिया हो सकती है, नेचर हो सकता है, बट आपके दिमाग में गंदगी घुसी हुई है। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। अगर हम बात करें, क्या भाई मजाक को मजाक की तरह लेना है, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि आप लोगों के ना कान खड़े हो जाते हैं प्यार मोहब्बत के नाम, इसलिए आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए मुझे लाने पड़ते हैं बीच में एग्जांपल्स, समझे अब बात को। तो विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट प्रपोज्ड इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत में कौन सी एक बुद्धि का प्रकार है जो नहीं सुझाया गया है। नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे, लाइक शेयर करेंगे, खुश रहेंगे, मजे करेंगे, पढ़ाई जरूर करेंगे, लेकिन ये सब करते हुए, क्योंकि पढ़ाई करना जरूरी होता है। देखिए कितना इरिटेट कर रही हूँ ना मैं आज। डी ऑप्शन कह रहे हैं 69% लोग। मान लें क्या आपकी बात, क्या हम आपकी बात मान लें? मान लेंगे, स्क्रीनशॉट तो ले लें जरा। चलिए समझें क्या कहानी है, समझते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, कौन सा एक जो है टाइप इंटेलिजेंस का नहीं है, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बिल्कुल बात की है, बॉडीली काइनेस्थेटिक बिल्कुल बात की है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस बिल्कुल बात की है, क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड इंटेलिजेंस किसने दी है? जेपी, एक और व्यक्ति है, याद करना जरा इनका नाम। क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड इंटेलिजेंस, देख रहे हो आजकल मेमोरी को क्या हो गया विनोद। रेमंड बी कैटल, रेमंड बी कैटल इन्होंने दी है। ये क्रिस्टलाइज्ड होती है जो आप पढ़ के दुनिया से जो नॉलेज को एकत्रित कर रहे हैं वो क्रिस्टलाइज्ड है। फ्लूइड होती है जो आपको हेरिडिटी से मिलती है, आपकी तुरंत डिसीजन मेकिंग की क्षमता एंड ऑल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, समझते हैं। ये बॉडी लिंग्विस्टिक का उदाहरण कौन हो जाएगा? कोई भी व्यक्ति जिसकी लैंग्वेज पे पकड़ हो, टीचर भी हो सकता है। बॉडीली काइनेस्थेटिक में कोई स्पोर्ट्स पर्सन, म्यूजिकल में AR रहमान को आप या लता मंगेशकर जी को रख सकते हैं। तो डी ऑप्शन, बाकी 3 दिए हुए हैं, ये नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है which of the following is an effective pedagogical strategy to reduce children's gender stereotyping and promoting gender equality, यानी कौन सी शैक्षणिक तकनीक बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे वार्ता करेंगे, बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, चलिएगा बताइएगा। अगर हम कहें इसको कि कौन सी शैक्षणिक तकनीक बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता यानी लिंग रूढ़िवादिता के, लड़के रोते नहीं है, लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगी या इस तरह की बातें, इसको कम करेगा,
और जेंडर समानता को बढ़ावा देगा कि दोनों जेंडर इक्वल हैं, हम इक्वालिटी के साथ रह सकते हैं, दोनों को बराबर मौके मिलने चाहिए आगे बढ़ने के, पढ़ने के, खाने के, पीने के, हर चीज के लगभग। ठीक है, ठीक है जी। माही कह रही मैं तो मजे ले रही थी आपके। हाँ, अब खुश हो, मिल गया ऑस्कर। देखिए एक बार अगर हम बात करें, ये ऑप्शन है मेकिंग जेंडर, मगर देखिए मेकिंग जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट्स, यानी जेंडर पृथकता आधारित आसन प्रबंधन करना। नहीं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बिठा दो, लड़कों को अलग बिठा दो क्लास में, लड़कियों को अलग, गलत बात होगी, इससे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बढ़ेगी। असाइनिंग जेंडर बेस्ड लर्निंग टास्क, ये और खराब है कि लड़कियों को दे दिया खाना बनाना है, लड़कों को स्पोर्ट्स के लिए कह दिया। फिर है सी ऑप्शन, एम्फेसिस ऑन जेंडर स्पेसिफिक रोल्स एंड बिहेवियर, यानी वही रोल्स जो समाज में चलते आए हैं, ये और खराब है, इससे खत्म नहीं होगा, बढ़ेगा। फैसिलिटेटिंग क्लासरूम डिस्कशंस अबाउट जेंडर ट्रेट्स, यानी कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना कि जो स्टीरियोटाइप है वो क्यों है, क्यों मदर और फादर साथ में किचन में काम नहीं कर सकते। अब चर्चा हो रही है, कुछ बच्चे होंगे वो कहेंगे जी मेरे मम्मी पापा तो दोनों वर्किंग है, पापा तो हेल्प कराते हैं सुबह मम्मी की, है ना, हमारे घर में हुआ करता था ऐसा, मतलब हेल्प का मतलब हेल्प। तो अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, कोई बच्चा होगा वो कहेगा नहीं हमारे तो घर में कोई फीमेल्स बाहर नहीं जाती हैं, वो तो काम नहीं करती हैं, फिर तीसरा बच्चा कहेगा ये तो गलत बात है, तो डिस्कशन होगा प्रॉपर। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, इससे कम होगा, फिर जेंडर इक्वालिटी की बात होगी कि दोनों इंसान ही हैं। नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पे, अभी और इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होता है। इन अ क्लासरूम विद डाइवर्स ग्रुप, मतलब कल तक मैक्सिमम परसों, इन अ क्लासरूम विद डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर टीचर शुड, वैसे कल ही मिल जाएंगे यार। बच्चे क्या हैं, विभिन्न बच्चे हैं, विविधतापूर्ण बच्चे हैं, अलग अलग क्षेत्र से, समाज से, संस्कृति से, भाषाओं से रुचियां रखने वाले बच्चे एक कक्षा में हैं। अब आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है एडवोकेट एंड सेलिब्रेट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी खुश हो जाएंगे यार, डिफरेंट बच्चे हैं, अच्छी बात है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बच्चे सभी अलग होते हैं, कोई भी एक तो हो नहीं सकता दुनिया में, रोबोट्स हो जाएंगे अगर सब एक जैसे ही हो जाएंगे तो। सुंदर लग रही है ना बात सुनने में? सही बात है, सही उत्तर है, फिर भी बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, क्या पता इससे कोई बेहतर हो। ट्राई टू रिड्यूस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, भैया इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कम कर दोगे तो फिर तो क्या मतलब, उनको मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हो बच्चों को, इग्नोर करेंगे, नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। कंसिडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज द प्राइमरी ऑब्स्टेकल, ये प्रॉब्लम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नहीं ये तो रिसोर्स है, ये तो अच्छी बात है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी सभी बच्चे अपनी रुचियों में, अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, काइंड, शेप, साइज, भाषा, जाति, सब में अलग होते हैं, तो ये एक डाइवर्सिटी की बात है, अच्छी बात है, इसलिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज इन द कंटेंट ऑफ, कॉन्टेक्स्ट लिखा होगा वैसे ये, बट टाइपिंग मिस्टेक इस बार आपके पेपर में खूब हुई है। पर्पज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन के संदर्भ में कौन सी बात सही है, बताइएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। सी ऑप्शन 82%। हाँ, सीटेट के मॉक टेस्ट का आंसर आप नहीं जांच सकते उसकी वेबसाइट पर, ये बात सत्य है। वो उन्होंने इसलिए दिया हुआ है कि आपको आइडिया हो जाए ऑनलाइन पेपर कैसे होता है। योगात्मक आकलन नहीं, ये तो फॉर्मेटिव की तरफ ले जा रहे हैं समेटिव से, है ना, समेटिव को थोड़ा ना कह रहे हैं कि भैया जजमेंट वाले पेपर लो। लर्निंग फॉर एग्जाम्स बिल्कुल भी नहीं। क्या होगा उत्तर? पेपर एंड पेंसिल बेस्ड टेस्ट बिल्कुल भी नहीं। एक्टिव होना चाहिए बच्चा, 360 डिग्री मल्टी डिमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड, ये हमने एनईपी का जब सेशन किया था यूट्यूब पे ही, तो हमने ये किया था। होलिस्टिक कार्ड बनेगा, एक सर्वांगीण, हर पक्ष में बच्चे को जांच पाए, वो स्पोर्ट्स में कैसा है, वो बोलने में कैसा है, 360 डिग्री उसके सारे एस्पेक्ट, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, टीचर असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट, सब कर लो। ठीक, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा सरकार, ये कहता है इन नेक्स्ट 10 years will science advance enough to explore life on other planets, यानी आगामी, यानी आने वाले 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि वो मार्स पे भी जाए, वो बाकी प्लैनेट्स पे भी जा पाए, दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज कर सके। शौर्य सिंह कह रहे हैं हाँ हाँ करेगा करेगा, है ना। अबव क्वेश्चन विल प्रमोट, यानी ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये क्या प्रमोट करेगा बच्चों में? डैश थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स बिकॉज इट सीक्स व्हाट, कैसी थिंकिंग? डाइवर्जेंट थिंकिंग। हाँ, कैसे जा पाएंगे सर बताइए? उड़ के, और फिर वहां रहेंगे कैसे? कैप्सूल्स में रहेंगे भाई साहब। और कैसे कैसे होंगी चीजें? वहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी प्लांट्स लगा के, देख रहे हो? छोटे तेज भी बोल सकता है तो, ऐसा कोई बुरी बात तो कह नहीं रहा।
ठीक है बात। तो शौर्य सिंह ने कम से कम भी 4 जवाब यहां सामने बैठे बैठे दे दिए जब हमने इनसे पूछा कि कितने आदमी नहीं थे, ये पूछा है कि क्या हम अगले 10 वर्षों में अलग अलग ग्रहों पर जा पाएंगे। इन्होंने कहा हाँ जा पाएंगे। मैंने कहा कैसे जाएंगे, इन्होंने कहा उड़ के जाएंगे। मैंने चिड़िया बन के नहीं, इन्होंने कहा कि उड़ के जाएंगे, कैप्सूल्स में रहेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, वहां प्लांट्स लगाएंगे। मतलब 5-6 सेंटेंस उसने मुझे बता दिए। बच्चा है इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि आप ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे जाके। इसका मतलब क्या हुआ, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगी इस क्वेश्चन में। जब ये क्वेश्चन मैंने क्लास में बैठे बैठे सामने आपसे पूछा एक बच्चे से, तो उसने क्या कहा, डिफरेंट 4-5 चीजें बता दी। कोई बच्चा होता है वो कहेगा नहीं जा पाएंगे, क्यों नहीं जा पाएंगे, तो फिर उसमें वो सोचेगा अच्छा क्यों नहीं जा पाएंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मतलब डिफरेंट वे में सोचना तो पड़ेगा। लेकिन तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो अपसारी चिंतन को बढ़ावा देती है। सही बात है, दिशाओं में सोचने को। तो कन्वर्जेंट तो हट ही गया, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि क्या हम जा पाएंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो जहां कन्वर्जेंट लिखा है वहां तो हटा ही देंगे, ये दोनों ऑप्शन तो होने से रहे। अबव क्वेश्चन विल प्रमोट कैसी थिंकिंग, डाइवर्जेंट, अपसारी चिंतन, जो दिशाओं में होगा, जो क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को बढ़ावा देगा, जो ओरिजिनल थिंकिंग को बढ़ावा देगा among students because it seeks what many possible answers या फिर only one rigid answer। आपके सामने बैठे बैठे 4-5 आंसर या स्टेटमेंट बता दिए बच्चे ने। इसका मतलब सिर्फ एक रिजिड आंसर तो इसका नहीं हो सकता, ये तो किसी को नहीं पता कि सिर्फ एक ही तरीका होगा। मल्टीपल वेज होंगे, मैनी पॉसिबल आंसर्स आर देयर, अनेक संभावित उत्तर होंगे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। करेक्ट है बात, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या। ठीक, अब सारी चिंतन वो है जो क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे। कन्वर्जेंट थिंकिंग है जो आपने इस क्वेश्चन में लगाई कि 4 में से कोई एक सही होगा, क्लोज एंडेड। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, आपका फेवरेट क्वेश्चन। एक है स्टेटमेंट, दूसरा है रीजन। देखिए स्टेटमेंट है और इसका रीजन दिया हुआ है। अ टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू मेक अ प्रेजेंटेशन अबाउट देयर लोकल हेरिटेज फॉर द स्कूल प्रोजेक्ट। यानी एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालय परियोजना हेतु अपनी स्थानीय विरासत पर प्रस्तुति तैयार करने को कहता है कि हमारे यहाँ जो लोकल हेरिटेज है उस पर प्रोजेक्ट्स बनाओ, जो भी आपके यहाँ मॉन्यूमेंट्स हैं, वॉट एवर इट इज। इसका रीजन क्या है, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम वंस कम्युनिटी एंड हेरिटेज हेल्प्स स्टूडेंट्स फील इंक्लूडेड इन द क्लासरूम। रियल लाइफ से जुड़ जाएगा और उनको लगेगा कि क्लासरूम में हमारी दुनिया की, हमारे जीवन की ही बात हो रही है। ठीक बात है ना, गलत है? बिल्कुल सही है। दोनों ही बातों में बच्चे की भलाई की बात हो रही है, दोनों ही बातों में बच्चा एक्टिव है, यानी ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। रीजन इसका एकदम सही दिया है कि क्यों कराएं ऐसा, क्योंकि वो बच्चा अपने आसपास से जुड़ जाएगा और रियल लाइफ से जुड़ना हमारा मुद्दा है। एनसीएफ भी कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहेगी। तो बोथ ए एंड आर ट्रू। ये कुछ लोगों का तो फेवरेट आंसर यही है। कुछ लोगों ने तो सोच लिया होगा पेपर से पहले कि हमें आंसर यही लगाना है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, चाहे क्वेश्चन कुछ हो एजर्शन का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ये नहीं करना, एक बार पढ़ भी लेना। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, ये क्या कहता है भाई, इन एप्रोप्रिएट साइजिंग एंड स्पेसिंग of letters, mixing of cursive and print letters and incorrect spelling are identifying characteristics of what। यानी अक्षरों का अनुपयुक्त आकार। मान लीजिए कार लिख रहा है बच्चा, तो सी इतना बड़ा लिख दिया, ए लिख दिया इतना बड़ा, फिर आर ऐसे लिख दिया। क्या है ये, जो आकार है वो अनुपयुक्त है, कभी कर्सिव यूज करेगा, कभी प्रिंट का मिश्रण बना देगा, गलत स्पेलिंग हो रही है, बार बार गलतियां हो रही हैं, यानी लिखने से संबंधित विफलता है। पढ़ने की बात कहीं नहीं हुई कि पहले पढ़ता गलत है फिर लिखता गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डिस्लेक्सिया के आसपास भी नहीं है। ठीक, उदय सर से बात कीजिएगा एक बार प्लीज, मैंने मैसेज किया था बट उन्होंने देखा ही नहीं अभी तक। हम सब इतना एक्टिव रहते हैं उसके लिए थैंक्स अ लॉट। आप इतना एक्टिव रहते हैं, अरे बिल्कुल विश्वकर्मा, मैं बोल देती हूँ, अभी बोल देती हूँ। और बताओ, आज हमारे पास दुनिया का सारा टाइम है। किसी को लग रहा हो आज हम स्लो चल रहे हैं, आज हम स्लो ही चलेंगे। हेलो उदय सर, यहाँ बच्चे कह रहे हैं बहुत सारे, I mean 2-3 के, कुछ और भी कह रहे होंगे कि मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे करियर विल के, किस पे, वेबसाइट पे। तो एक बार आप प्लीज बात कर लो और देख लो। अब उधर सर मैसेज जब देखेंगे तो ये काम हो जाएगा, क्योंकि मैं भी बाद में भूल जाऊंगी। सारे काम हमें अभी करने हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। डिस्लेक्सिया है, देखो पढ़ने की बात नहीं हुई कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, ये कहीं बात नहीं आई। ठीक, डिस्ग्राफिया है क्योंकि लिखने में दिक्कत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, छोटे बड़े लेटर्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीजें हैं। ठीक है। मकसूद कह रहे हैं आप इतना खराब कैसे पढ़ा लेते हैं, मजाक, मतलब हमारे पत्ते हम ही पे खेले जा रहे हैं। वाह, कमाल करती है। गार्डनर की एक ही थ्योरी है जिसमें 8 प्रकार की बुद्धि है और कुछ नहीं पढ़ना आपको गार्डनर के अनुसार, अलावा इंटेलिजेंस में वही पूछा जाता है आपसे, दैट्स इट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कैल्कुलिया होता है मैथ से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड होता तब डिस्कैल्कुलिया। डिस्फोनिया का यहाँ कोई वो नहीं है कि मतलब आप जो है डिप्रेस हो गए वो वाली स्थिति है ये। तो बी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल हिंडर्स इंक्लूजन इन एजुकेशन, यानी निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है, बताइएगा। फास्ट पढ़ा दीजिए, अभी पढ़ा देते हैं, 1 मिनट लगा हमको, पता है आपको हमारी स्पीड, तो कंट्रोल करके रखे हैं, क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं कि आपकी जो नॉर्मल वीडियो होती है ऐसा लगता है 1.5 पे चल रही हो, तो हमने कंट्रोल किया। आप आगे बढ़ा के देख लीजिएगा स्पीड। आप मेरा नाम नहीं लेती कभी, आभा रावत कह रही हैं। आभा आज के बाद अगर आपने कंप्लेंट की ना, भगवान भी बुरा मानेगा। देखना एक बार, अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल हिंडर्स इंक्लूजन, यानी समावेशी शिक्षा के लिए कौन सा एक सिद्धांत है जो बाधा बनेगा या सही नहीं है। मल्टीपल वेज तो अच्छी बात है ना, मल्टीपल तरह के बच्चे हैं तो रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीपल वे में। मल्टीपल वेज ऑफ लेबलिंग द चिल्ड्रन, लेबल करना पाप है ये, समझ पाए ना, धर्म भ्रष्ट करना है बच्चे का। ठीक, लेबल नहीं कर सकते बच्चे पे, ठप्पा नहीं लगा सकते, जज नहीं कर सकते कि तुम पास हो, फेल हो, ये हो, वो हो, ये खराब बातें हैं। तो ये तो सिंपल आंसर है, विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामीकृत करना कि ये तो एकदम बेकार बच्चा है, इससे तो उम्मीद क्या करें, ये नहीं करना। मल्टीपल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द ओपिनियंस, ये बात सही है, जहां डिफरेंट तरीके हो अपनी बात को कहने के। बच्चों को प्रोसेस ऑफ लर्निंग में डिफरेंट तरीके से इंक्लूड कर रहे हैं, सब सही है। भाई इतनी जल्दी पोल हटा लिया, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर, देखिएगा, जवाब दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बताइएगा फटाफट से बताइएगा। 2021 में आपका वीडियो देखा था और सीटेट पास किया था, प्रियंका कह रही हैं। बहुत अच्छा लगता है प्रियंका, आप लोग लौट लौट के आते हैं, बताते हैं, मजा आ जाता है, मजा, बहुत मजा आता है। देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं, मैम तो आज मूड में है। अरे देखिएगा, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट, यानी जो दृष्टि बाधित छात्र हैं, विल बी एबल टू लर्न एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली इफ दे आर प्रोवाइडेड, यानी वो बच्चे जिनको देखने में समस्या है वो भी ठीक से कम्युनिकेट कर पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे यदि उनको प्रोवाइड किया जाए क्या, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज किसके लिए होती है, मूक बधिर बच्चों के लिए होती है, डेफ एंड डम्ब बच्चों के लिए होती है, डेफ एंड डम्ब के लिए होती है बेसिकली। तो मूक बधिर के लिए होगी, तो ये तो सिर्फ देखने में समस्या है ना, इसमें भी ये नहीं लिखा कि बिल्कुल नहीं देख सकते। तो साइन लैंग्वेज तो बेवजह क्यों सिखाएंगे। साइन लैंग्वेज समझ रहे हैं ना, वो समाचार यानी न्यूज भी आती थी पहले, साइन के थ्रू समझाते हैं, क्योंकि बच्चा ना सुन सकता है ना बोल सकता है। ब्रेल लैंग्वेज, लेकिन यहां ऐसा नहीं है कि सुनने और बोलने में दिक्कत है, देखने में थोड़ी दिक्कत है, ऐसी बात है। ब्रेल लैंग्वेज ट्रेनिंग, ये बात सही है कि ब्रेल भाषा की ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, बच्चे को ब्रेल से सिखा जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आज यार चिल्ड्रंस डे, जी लेने तो मुझे ही, आप लोग तो बच्चे रहे नहीं, अब आप तो हो गए हो बाबा साहेब। देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये बात सही है, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टिंग सॉफ्टवेयर, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको स्पीच में कन्वर्ट कर दे, जो कि मैं बनी हुई हूं अभी कई लोगों के लिए जिनको अगर देखने में समस्या होगी। टेक्टाइल प्रिंटेड मटेरियल, यानी स्पर्शनीय उभरी हुई मुद्रित, यानी टेक्टाइल मतलब जिसको टच और फील करके पढ़ा जा सके। ये तीनों बातें सही हैं, बस फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही नहीं था, साइन लैंग्वेज वाला गलत था। ठीक, तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही है बात, सही है या नहीं है, सही दे रहे हैं उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, क्या कहता है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्या कहता है बताइएगा, पढ़ के बताइएगा आप एक बार। ये हंस कौन रहा है, हमारी क्लास में हंसते हैं, कभी तो देख लो मैम। मीना अब कोई दुख नहीं रहेगा आपको मैम, आज इसलिए हम लोग का मजे ले रहे हैं क्योंकि मैम संडे का मजे लेके आई हैं। वाह, बिल्कुल सही बात पहचाने आप नवल, एकदम सही बोले आप, एकदम सही, 1 नंबर डिनर किया कल हमने, बहुत ज्यादा मजे तो नहीं बट हाँ इतने भी मिल गए वो भी बहुत है। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, यानी छुट्टी हमें रेयर ही मिलती है कभी, तो निम्नलिखित में से कौन सी मेधावी विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है। मेधावी यानी गिफ्टेड, जो एक्सेप्शनल हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, जिनकी बुद्धि अच्छी चलती है, मतलब नेक्स्ट लेवल पे चलती है, जो सीखते जल्दी हैं, जो किसी क्षेत्र में टैलेंटेड हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं। 3 प्रकार होते हैं मेधावी बच्चों के, समझ पा रहे हैं ना। फ्रेंड फॉर एवर फ्रेंड्स, अच्छा अभी भी एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग, बहुत ही प्यारी बात है। तो
गुरमीत मलिक क्या कह रहे हैं, बैच के अंदर नोट्स सेक्शन में 2016 से 2021 के तो सारे पेपर दिलवा दो प्लीज, ईवीएस के नोट्स मैम बैच ने सर से समझ नहीं आता, आप सुपर टीचर हैं, करा देंगे गुरमीत, डोंट वरी, है ना। 2016 से मत पढ़ो अब सिर्फ, क्योंकि इतना समय नहीं है, ऑनलाइन वाले पेपर कर लो, हद से हद जो लास्ट पेपर हुआ है 2020-21 में उसको कर लो। देखिए अगर हम बात करें ए ऑप्शन की तो 83% लोग कह रहे हैं कि गिफ्टेड बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं होगा, क्या वो ठंड लग रही है, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ बीइंग एग्जामिन्ड, यानी परीक्षा मात्र की दृष्टि से पढ़ना, तो ये तो खराब बात है, और खराब बात है तो ये गिफ्टेड बच्चे की थोड़ी ना ये क्षमता है, वो तो क्यूरियस है, उसका तो हाई लेवल दिमाग चलता है, तो ये तो बात सही है कि ये गलत है, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही नॉट है, गलत है। इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होंगे, बिल्कुल सही बात है, क्यूरियोसिटी होती है बहुत ज्यादा, बिल्कुल सही बात है, हाई अचीवर होते हैं किसी एक डोमेन में, बिल्कुल सही बात है, या एक से ज्यादा में, तो ए ऑप्शन गलत है कि सिर्फ परीक्षा मात्र की दृष्टि से पढ़ेंगे तो उनको हम गिफ्टेड फिर नहीं कहेंगे, रट्टू तोता कहेंगे उनको हम। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है नवनीत राज, चलिए बताइए, जवाब दीजिए, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। फोन डिस्चार्ज हो गया, 20 आउट ऑफ 20 है, कोई बात नहीं नेहा, अपना फोन चार्ज करके रखा कीजिए प्लीज, इंटरनेट थोड़ा बचा के रखा कीजिए हमारे लिए। देखिएगा, टू डील विद मिसकॉन्सेप्शंस, यानी या कहें तो अपने लिए भ्रांतियों से डील करने के लिए, नाइव कॉन्सेप्शंस, रॉन्ग कॉन्सेप्शंस नहीं कहते इनको, ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस कहते हैं कि बच्चों को कई बार भ्रांति हो जाती है पढ़ते हुए, तो इसको कैसे डील करें, डिस्कवरी लर्निंग प्रमोट करके, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, शेम एंड पनिशमेंट तो देंगे ही नहीं, इग्नोर कर देंगे तो सही कैसे होगा, तो दो ही ऑप्शन सही है यहाँ, मतलब थोड़े से सही हैं, यूज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यानी प्रत्यक्ष निर्देश डायरेक्ट दे दो, या फिर बच्चे को खोज करने का मौका दो, तो बच्चा ज्यादा एक्टिव यहाँ है या यहाँ है, ए ऑप्शन में ज्यादा एक्टिव है, तो बिल्कुल सही बात है, यही सही हो गया भाई, बच्चा जहां ज्यादा एक्टिव वो बेटर ऑप्शन है। तो खोजी अधिगम को सुसाध्य करना, बच्चा जब डिस्कवर करेगा खुद से, उसको कहोगे 4 चीजें आज देख के आए, मान लीजिए उसको लगता है कि ट्रेन जब चलती है तो पेड़ साथ में चलते हैं, तो उसने कहा कि इसके बारे में कुछ वीडियो देख के आना, चलो पढ़ के आना, टीचर ने कहा बच्चे को, तो वो डिस्कवर करेगा कि वो जो सोच रहा था वो गलत है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, बच्चे सेल्फ लर्निंग को प्रमोट कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या कहता है, स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट बाय, बेस्ट कैसे सीखते हैं बताइए, सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं, जब अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल लर्निंग हो रही हो, एंगेजमेंट हो, कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में बात कही जा रही हो, लाइफ से जोड़ करके, सुंदर बात है। पैसिव लिखा हुआ है, भाग जाइए दूर से देख करके ही, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, पैसिव कर दिया बच्चे को तो। कॉपिंग एंड इमिटेटिंग एक्शंस, यानी सिर्फ कॉपी कर रहे हो, दूसरों की नकल कर रहे हो, ओरिजिनल कब बनोगे। रटना, तीनों ही गलत हैं, सिर्फ एक ही सही या पॉजिटिव है, मीनिंगफुल एंगेजमेंट, विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न, मीनिंगफुली सीख रहा हो बच्चा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 आपका फेवरेट टाइप, देख रहे हो एक सेट में 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये असर्शन और स्टेटमेंट वाले, तो कॉन्सेप्ट अच्छा कर लीजिए, ये क्वेश्चन इजी होते हैं, उतने मुश्किल नहीं है कि आपको दिक्कत हो। क्या कह रहे हैं जी, अच्छा आपको कैसे पता, अच्छा अब तो शौर्य भी तुक्के लगा रहा है, कह रहा है ए आंसर क्या मतलब दोनों सही है, इन्होंने भी, अब सही है, सही है, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, तुम्हारे लिए भी हम एक बनवाएंगे कुछ शील्ड वील्ड टाइप का। देखिए अभी हम आपको शौर्य से भी मिलवाएंगे, वैसे तो 10 बज चुके हैं, जवाब दीजिएगा। पेडागोजी पे ध्यान दीजिए निक्की, और हम करेंगे मैथमेटिक्स की पेडागोजी भी। ए कह रहे हैं आप लोग 57% लोग, चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। आ टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन डिस्कनेक्टेड चंक्स एंड नॉट गिव एनी रेफरेंस टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स वंस दोज हैव बीन टेस्टेड, यानी एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं को जानकारी असंबंधित मतलब डिस्कनेक्टेड चंक्स, डिस्कनेक्टेड ना पाप है, पाप, डिस्कनेक्ट यानी बच्चे को एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट रिलेटेड ही नहीं है, कनेक्ट करके पढ़ाना होता है हमेशा। बहुत ही शर्म की बात है कि 50-60% लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि ये ए तो यही गलत हो गया ना, ये क्या है, बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर आप असंबंधित खंडों में पढ़ाएंगे तो कहां से आप बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, प्रीवियस नॉलेज का तो कोई रेफरेंस ही नहीं है, और ये कह रहे हैं कि मत दो प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान से तो जोड़ना होता है, ये मना कर रहे हैं, तो गलत बात है ना, कि वंस दोज हैव बीन टेस्टेड। क्यों भाई, जो जानता है उससे कनेक्ट करके पढ़ाओ ना, ताकि और अच्छे समझ में आए। रीजन क्या है इसका, लर्निंग अकर्स इन अ लीनियर मैनर, यानी स्ट्रेट लाइन है लर्निंग जो है, कि बस 2 + 2 4 होगा, फिर अगले दिन 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, बस हर दिन 2 सीखेंगे नहीं। पहले दिन जब आप सीखने जाएं हो सकता है आप 1 ही सीख पाए, दूसरे दिन आप जाएं तो हो सकता है 1.5 सीखें, तीसरे दिन जाएं तो हो सकता है 0.5 ही सीख पाए, जो पहले से सीखा था उसमें ऐड जो है वो सिर्फ 0.5 ही हो।
चौथे दिन हो सकता है अब आपको इतना अच्छा समझ में आ गया कि आप डायरेक्ट 10 पे पहुंच गए। तो ये आगे पीछे जाती है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। लर्निंग क्या होती है? स्पाइरल होती है, वर्तुलाकार होती है, ना कि लीनियर होती है। ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट का भी सेम बात लागू होती है, लीनियर स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं, सिरे से नकार देंगे हम इनको। डी ऑप्शन सही है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो प्लीज इसमें रट्टा नहीं चलेगा, 4 नंबर बेकार में चले जाएंगे। पढ़ लो इसको। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। Which of the following is effective in enhancing trust in student teacher relationships? यानी विद्यार्थी अध्यापक के रिश्ते में विश्वास बढ़ाने के लिए कौन सा विकल्प जो है अच्छा है? भाई ट्रस्ट तो चाहिए, यानी ट्रस्ट क्या है? फोरमोस्ट है। ट्रस्ट इज फोरमोस्ट इन टीचिंग, यानी सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास शिक्षण में, कि आप पढ़ भी रहे हैं तो विश्वास बना के पढ़ें, और टीचर की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि विश्वास बनाए रखे। ठीक है ना? आप और आपके डायलॉग सुपर। धन्यवाद प्रियंका। देखिए तो कैसे डेवलप होगा ट्रस्ट? एन एटीट्यूड ऑफ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टूडेंट बाय द टीचर, यानी अध्यापक का विद्यार्थी को बिना किसी शर्त के अपनाने का रवैया, यानी जिस बच्चे में जो क्षमता है उसको ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। अब अगर कोई उड़ नहीं सकता तो हम कहें नहीं तुमको तो साइंटिस्ट बनना था, तुम तो बन नहीं रहे हो, उसको उस तरफ लेके जाएंगे जिस तरफ पोटेंशियल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंडीशंस पे आप एक्सेप्ट करेंगे कि अच्छा ये बच्चा फर्स्ट आता है तो इससे तो प्यार है, बाकियों से नहीं है, तो वो किसी और चीज में अच्छा करेगा जो फर्स्ट वैसे नहीं आ रहा, या हो सकता है आप उस पर ध्यान दें तो हो भी जाए। बी ऑप्शन है गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स टू द स्टूडेंट्स ओनली ऑन हिज अपीयरेंस, यानी दिखता कैसा है बच्चा। कुछ लोग होते हैं ऑब्सेस्ड होते हैं वो लुक्स से। अब अगर आप व्यक्ति ऐसे हैं तो स्कूल में भी आप यही करेंगे इवेंचुअली, कि आपका सारा ध्यान लुक्स पे ही है। तो अरे आज तो तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, या तुम तो बड़े खराब लग रहे हो आज। कभी पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट देना हो समझ में आता है, नेगेटिव क्यों देना? तो कॉम्प्लीमेंट सिर्फ अपीयरेंस पे बेस्ड क्यों देंगे? बच्चे के दिमाग पे, शारीरिक बनावट पे क्यों देंगे सिर्फ? ऑफरिंग फ्रिक्वेंट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ये तो होता ही खराब है रिवॉर्ड पनिशमेंट का सिस्टम। शोइंग अफेक्शन टू स्टूडेंट्स ओनली व्हेन दे शो डिजायरेबल बिहेवियर, यानी जब आपकी इच्छा की बात करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो नहीं, गलती करते हैं तो डांट देंगे, ये गलत है। तो ए ऑप्शन है एन एटीट्यूड ऑफ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टूडेंट बाय द टीचर, यानी अनकंडीशनल लव चाहिए आपको, प्यार चाहिए बच्चों में। अगर आप टीचर हैं, है ना, अंदर से होना चाहिए वो सबके लिए, एम्पैथी भर भर के होनी चाहिए। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 5 क्वेश्चन और हैं इसके बाद फिर आप अपने घर जाएंगे और हम अपने, वैसे हम सभी अपने अपने घर हैं, फिर भी जवाब दीजिए और फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, वाओ, देखिएगा जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है। मैम आप अपनी तारीफ का कमेंट देख के रिप्लाई क्यों नहीं करती? आकांक्षा शर्मा कह रही हैं। ये बहुत अच्छा लगा हमें सुन के, पता नहीं लगता ना आपने तारीफ की है, नहीं तो सबसे पहले वही कमेंट पढ़े हम। इतने सारे कमेंट्स हैं, देखो 24,000 लोग लाइव हैं। डी ऑप्शन कह रहे हैं 78% लोग। Which of the following emotion will be experienced by a student when he focuses on lack of controllability and negative outcome value of an activity? यानी जब एक विद्यार्थी किसी क्रियाकलाप, किसी एक्टिविटी के नकारात्मक परिणाम पर ही ज्यादा मूल्य उसका केंद्रित है और नियंत्रण की कमी पर केंद्रित करता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, रिजल्ट में तो फेल हो जाऊंगा, पेपर पास में है और मेरे तो हाथ में ही नहीं है, तो अब वो क्या होगा? एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करेगा। इससे कोई गर्व थोड़ा ना महसूस होगा, होप थोड़ा ना आएगी, एंजॉयमेंट थोड़ा ना आएगा, इससे तो एंग्जाइटी आएगी कि मेरे हाथ में ही नहीं है चीजें, हाय रे फेल हो जाऊंगा, उसका ध्यान ही सिर्फ फेलियर पे है, तो एंग्जाइटी क्रिएट हो जाएगी। डी ऑप्शन करके देखते हैं, देखा जाएगा, फेल पास 2 ही चीजें। क्वेश्चन नंबर 26, मतलब ये एटीट्यूड होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी सपोर्ट्स स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न, यानी बच्चे के सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा मिलेगा। सेटिंग अप प्यूनिटिव क्लासरूम, यानी जहां दंड मिलता हो भर भर के, तो ऐसा क्लासरूम किसी काम का नहीं है, दंड तो आपको देना ही नहीं है, नेगेटिव है। ठीक, एम्फसाइजिंग और कॉर्पोरल पनिशमेंट और आंख दिखाना भी मना करता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, लीगल नहीं है। एम्फसाइजिंग ऑन फिनिशिंग द टास्क एट एनी कॉस्ट, किसी भी हालत में बस काम पूरा कर दो, तो ये भी क्या है? नेगेटिव है, मतलब कुछ भी करके बस काम पूरा कर दो, समझ में आए नहीं आए रट्टा लगा लो। फोकसिंग ऑन कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, ये भी खराब बात है, कंपटीशन नहीं कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना होता है ना, सहयोग को बढ़ावा देंगे आप, एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं कराएंगे, शर्मा जी के बेटे वर्मा जी की बेटी, अच्छा एक दूसरे का सर फोड़ दो, इससे आगे निकल जाओ। आपका बच्चे की खुद की जो क्षमताएं हैं उनसे उसको आगे बढ़ाना है, ना कि ये करना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं दीपक शर्मा जी? धन्यवाद। देखिए डी ऑप्शन है सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अचीव देयर इंडिविजुअल लर्निंग गोल्स, ये बात सही है कि बच्चे में जो इंडिविजुअली क्षमता है उस पर फोकस कीजिए ना, हर बच्चे में कुछ अच्छा होगा, तो डी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर और पॉजिटिव है, बच्चे को लेकर एक्टिव रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 3 सवाल और।
अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, तो ये क्या कहता है बताइएगा, एक बार जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27? मैम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? बहुत आसान है नवनीत, बता देंगे, अभी पेपर तो आने दो यार, अभी से क्यों दुखी हो, अभी तो खुद से प्रैक्टिस करके देखो। 120 मिनट में करने की कोशिश करो। 120 तो हाँ 120 में कर लो, 150 मिनट का पेपर है। द एबिलिटी टू थिंक ऑन वंस ओन थिंकिंग प्रोसेसेस इज कॉल्ड, यानी अपने ही थिंकिंग प्रोसेस पे सोच पाना, अपने ही स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोच पाना कि मैं ऐसा सोचती क्यों हूं, ये सोच रही हूं मैं, दिस इज मेटाकॉग्निशन। क्योंकि ये क्या है, सोच के परे है। ठीक, मेटाकॉग्निशन, मेटा का मतलब ये होता है परे, बियॉन्ड, यानी जो संज्ञान है, संज्ञान में क्या आता है, थिंकिंग आती है, लेकिन अब आप थिंकिंग के भी परे सोच रहे हैं, अपनी ही थिंकिंग के आगे सोच रहे हैं। थिंकिंग आती है, इमेजिनेशन आती है, रीजनिंग आती है संज्ञान में, तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग या थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग। मेटावर्स आया था, वो फेसबुक वाले भाई साहब लेकर के आए थे, तो मेटा मतलब परे, दुनिया से परे, जिसमें एक अलग ही दुनिया होगी। तो मेटा मतलब बियॉन्ड कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, प्लान कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, रिफ्लेक्ट कर पाएंगे चीजों पे। कॉन्सेप्ट मैप, तो चीजों को समझने के लिए आपने कॉन्सेप्ट मैप एक फ्लो चार्ट बना लिया। एकोमोडेशन और मिसकॉन्सेप्शन दो अलग ही चीजें हैं। पियाजे और मिसकॉन्सेप्शन तो आपको बताइए बच्चों को जो भ्रांतियां हो जाती हैं। एकोमोडेशन होता है एडजस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए और जवाब दीजिए। देखिएगा, मोहम्मद जासिम क्या पूछ रहे हैं, नाकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता है, गिरेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। मैम पहली बार सीटेट दे रहा हूँ, 140 प्लस लक्ष्य है, बस आपकी कृपा बनी रहे। बहुत बढ़िया, जो लोग अच्छा स्कोर करेंगे, कोशिश रहेगी, वैसे अब इंटरव्यू कर करके थक गए हम लोग, कि उनके साथ एक सेशन किया जाए, बिल्कुल। तो आप लोग मोटिवेटेड रहिए, अच्छा कीजिए, ठीक है दिशा, और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। और ऐसा स्कोर नहीं है कि अचीवेबल नहीं है, 143 141 अपने कई सारे लर्नर्स लेकर के आए, जिनमें से 2 का तो इंटरव्यू भी है चैनल पे। देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्या कहता है सवाल, वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट नॉन एग्जाम्पल्स, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। एक होते हैं एग्जाम्पल जो डायरेक्टली बताते हैं किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी संप्रत्यय के बारे में, एक होते हैं नॉन एग्जाम्पल्स जो इनडायरेक्टली बताते हैं। यानी जब मैं आपको ये बता रही हूं कि माउस एक चूहा होता है, तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि मैं इस चूहे की बात नहीं कर रही हूं, होता ये भी माउस है, तो ये नॉन एग्जाम्पल हो गया। ये उस चीज का एग्जाम्पल नहीं है, बट ये इनडायरेक्ट है। जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ बर्ड की, कि चिड़िया के एग्जाम्पल दे रही हूं, तो मैंने आपको एक किसका एग्जाम्पल दे दिया, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन का, कि ये लेकिन दिखता है ऐसा है नहीं, चिड़िया नहीं है ये, तो क्या हुआ, नॉन एग्जाम्पल दे दिया, जिससे और ज्यादा क्लैरिफाई हो गया वो कॉन्सेप्ट आपका। तो इनको शुड बी यूज्ड, भरपूर यूज इनका किया जाना चाहिए क्लैरिफिकेशन के लिए। शुड गिवन फ्रॉम अ वेरी अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट, अब अनरिलेटेड से दोगे तो कनेक्ट नहीं हो पाएगी बात। फिर आएगा शुड बी यूज टू एनहेंस क्लैरिटी अबाउट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, सही है। शुड बी अवॉइडेड, नहीं, अवॉइड नहीं करेंगे। तो नॉन एग्जाम्पल्स को यूज किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो बताते हैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो डायरेक्टली बताएं उनको एग्जाम्पल्स, जो इनडायरेक्टली बताएं इस कॉन्सेप्ट के बारे में उनको नॉन एग्जाम्पल, दोनों का प्रयोग करना चाहिए। वाइगॉस्की भी खूब कहेंगे इस बात को। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये हमारी पीपीटी को पेशेंस नहीं रख पाई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, देखिएगा, थोड़े बड़े क्वेश्चंस थे आज के, जरूरी है कि हम प्रॉपर डिस्कशन करें, जल्दबाजी में डिस्कशन अभी फायदा नहीं दे पाएगा, है ना, बढ़ा देंगे उसको भी। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट, यानी कौन सा कथन किसी संप्रत्यय के अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। यानी जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो कौन सा तरीका सही नहीं है, बताइएगा आपको। ये इतने शायरीबाजी मत करो यार, है? शायरी सिर्फ मुझे करने देनी है आपको, यहाँ खुद नहीं करनी है, आपका फोकस पढ़ने पर होना चाहिए। वो आपका मूड ठीक हो, थोड़ा दिमाग में कुछ अच्छी बातें हो, हंस पाए आप, चिल्ड्रंस डे है और क्या है। देखिएगा, एक्सप्लोरिंग द प्रायर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट, यानी जब कौन सा एक तरीका सही नहीं है, बट ये तो सही तरीका है कि पूर्व ज्ञान से जोड़ दो। क्रिटिकली एनालाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है, जो भी नई जानकारी है उस पर आप विवेचन कर रहे हैं, सोच रहे हैं अलग अलग दिशाओं में, सिर्फ मान नहीं ले रहे हैं कि किसी ने कहा 2000 के नोट में चिप होती है, आपने कहा हाँ जी होती होगी, मान लिया। अब आप उसमें सोच रहे हैं कि हो कैसे सकती है, आखिर देखो तो सही है बाकी सारे एस्पेक्ट्स इसके, तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग कह रहे हैं। प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन विदाउट लिंकिंग विद स्टूडेंट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये सबसे खराब है कि बच्चा जिस सामाजिक संदर्भ, जिस रियल लाइफ से आ रहा है, जिस जीवन से आ रहा है, आप उससे जोड़ ही नहीं रहे जो पढ़ा रहे हैं, ये एकदम खराब बात है।
इससे खराब बात दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ये तो अच्छी बात है। तो सी ऑप्शन ही गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। क्योंकि आप बच्चों के सामाजिक संदर्भ से उनके वास्तविक जीवन से जोड़ना है आपको, ये कह रहे हैं हटा लो, जोड़ो ही मत। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, आखिरी सवाल आज का। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस ठीक हुए? अच्छा सेट था, थोड़ा लेंथी सेट था, बताइएगा मेरे को कमेंट करके। 19 नंबर क्वेश्चन का ब्रेल लैंग्वेज ट्रेनिंग थोड़ा समझाइए ना प्लीज। जसमुद्दीन, उसमें ये पूछा है कि उन बच्चों को जिनको कोई भी दृष्टि बाधिता है उनके लिए कौन सी एक चीज सही होगी। तो 3 ऑप्शन वहां पॉजिटिव हैं, ठीक। लेकिन जो वो फर्स्ट वाला था कि साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे, ब्रेल लैंग्वेज ट्रेनिंग ऐसी हो सकती है कि उनको ब्रेल समझने के लिए पहले हेल्प तो की जाए। एक बच्चा जिसको पता ही नहीं है कोई स्क्रिप्ट होती है, अचानक से उसको ब्रेल समझ में आ जाएगी, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा हेल्प की जाए, स्कैप फोल्डिंग दी जाए, सिंपल है। चॉकलेट देंगे अभी माही, देंगे, रो मत, परेशान मत हो, इट्स ओके, मिलेगी, है ना। देखिएगा, अ टीचर इज प्लानिंग टू फैसिलिटेट डिस्कवरी लर्निंग अमॉन्ग हर स्टूडेंट्स, यानी बच्चों में खोज अधिगम को बढ़ावा दे रही हैं एक शिक्षिका, यानी बच्चों को एक्टिव रखने की बात कर रही हैं, जो कि बहुत ही प्यारी, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ बात है, क्योंकि बच्चे को एक्टिव रखना आपका धर्म है। फॉर देयर पर्पज शी शुड, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध्य करती है, यानी वो खोज अन्वेषण को बढ़ावा देती है। इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए, मतलब और बढ़ाना है खोज अधिगम को, क्या करें? एक्सटेंसिवली यूज लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड से बच्चे हो जाते हैं बोर, स्पेशली छोटे बच्चे। एम्फेसाइज ऑन यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स, अब इसमें कहां खोज है? टेक्स्ट बुक में से आंसर खोजना खोज कह रहे हैं आप, कमाल हो जाएगा। फिर है सी ऑप्शन, फैसिलिटेट सेल्फ डायरेक्टेड एक्सपेरिमेंटेशन विद रिक्विजिट गाइडेंस, यानी आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना, यानी आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? बहुत तेज नींद आ रही है, अब बस चला जाइए अभी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, फैसिलिटेट सेल्फ डायरेक्टेड एक्सपेरिमेंट, सुबह स्कूल जाना होगा ना, विद रिक्विजिट गाइडेंस, यानी आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना, यानी बच्चे खुद को ही सेल्फ डायरेक्ट कर पाए, गाइडेंस दे पाए, सही बात है। लेट स्टूडेंट्स वर्क ऑन देयर ओन विदाउट एनी गाइडेंस, ये तो खराब बात है, आप उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी ही लर्निंग को दिशा दे पाए, सही बात है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शौर्य सिंह भाग के आओ, चलो बताओ आज